प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था विदेशी विनिमय दर का अर्थ, विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ तथा विदेशी विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत। आज हम एक नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो है हमारा उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर मनी, इसे हम रिजर्व मुद्रा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम उच्च स्तरीय मुद्रा भी कहते हैं और इसको संकेतक के रूप में इसको हम एच नाम देते हैं। यानी उच्च शक्ति मुद्रा का संकेतक एच होता है, इसे रिजर्व मुद्रा भी कहते हैं। कई बार इस पे कई प्रकार का प्रश्न आ जाता है, जैसे 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि उच्च शक्ति मुद्रा से क्या तात्पर्य है, रिजर्व मुद्रा से क्या तात्पर्य है। इसके अलावा 10 नंबर की टिप्पणी भी आ सकती है कि रिजर्व मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा करके इस पर टिप्पणी आ सकती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक के बारे में भी कई बार टिप्पणी आ जाती है 10 नंबर की। तो हम शुरुआत करते हैं उच्च शक्ति मुद्रा या रिजर्व मुद्रा का क्या तात्पर्य है। इस जो एच मुद्रा है, जो उच्च शक्ति मुद्रा है, उसका अभिप्राय उस मुद्रा राशि से है जो देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा उत्पन्न की जाती है। अर्थात जो हमारी उच्च शक्ति मुद्रा एच होती है, ये किसी देश की सरकार तथा उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है, उसे हम उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। अब उच्च शक्ति मुद्रा में हम क्या क्या शामिल करते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल किया जाता है आपके उच्च शक्ति मुद्रा होती है H बराबर C+R। H बराबर C+R। यहाँ पर H का मतलब है हाई पावर मनी, उच्च शक्ति मुद्रा। C का तात्पर्य है यहाँ पर जनता के पास चलन मुद्रा या जनता के पास करेंसी, यानी जनता के पास जो नगद जो नोट या सिक्के होते हैं उसको जनता के पास करेंसी कहते हैं। उसके अलावा है आर, इसमें व्यापारिक बैंकों के पास जो नगद कोष होता है उसको शामिल किया जाता है। अब देखिए, भारत में जो नोट और सिक्के हैं वो भारत सरकार और केंद्रीय बैंक जो हमारा RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर नोट का निर्गमन करते हैं। अब भारत सरकार 1 रुपये के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्कों का निर्गमन करती है और रिजर्व बैंक इसमें आपके जितने भी नोट है 1 रुपये का छोड़कर इसमें आपके हो गया 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 मनी आदि प्रकार के नोटों का निर्गमन, मानी इन नोटों को RBI छापता है। ठीक है, तो भारत में भारत सरकार और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोनों ही अलग अलग प्रकार के नोटों को छापती है। अब उच्च शक्ति मुद्रा में हमने जैसे पढ़ा कि उच्च शक्ति मुद्रा जनता के पास करेंसी और व्यापारिक बैंक के पास जो नगद कोष होता है उसका योग होता है। यहाँ पर आर जो व्यापारिक बैंकों के पास जो नगद कोष होता है इसमें 2 चीज़ें शामिल की जाती है। एक होता है उनके पास जैसे RR प्लस ER, RR प्लस ER, मानी व्यापारिक बैंकों के पास जो नगद कोष है वो 2 चीज़ों का योग होता है। एक है व्यापारिक बैंकों के पास आवश्यक रिजर्व अनुपात है, आवश्यक रिजर्व मनी रिक्वायर्ड रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व मानी आवश्यक रिजर्व। ठीक है, दूसरा है ER, जिसको हम बोलते हैं आपके एक्स्ट्रा रिजर्व मानी अतिरिक्त रिजर्व। तो व्यापारिक बैंकों के पास जो नगद कोष होता है वो 2 चीज़ों का योग होता है, एक RR होता है, एक ERR होता है। उच्च शक्ति मुद्रा बैंक जमाओं का विस्तार तथा मुद्रा पूर्ति के निर्माण का कार्य करती है। मानी जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है वो साख का सर्जन करती है, बैंक जमाओं का विस्तार करती है
और मुद्रा की पूर्ति का भी ये विस्तार करती है। यानी जितनी मात्रा में उच्च शक्ति मुद्रा होगी उतना ही बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा, मुद्रा की पूर्ति का विस्तार होगा। और ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? भारत सरकार और केंद्रीय बैंक के ऊपर निर्भर करता है। अब उच्च शक्ति मुद्रा और या रिजर्व मुद्रा के अंग, मान उच्च शक्ति मुद्रा के अंग कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है जनता के पास करेंसी, दूसरा है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, बैंकों के पास नगद कोष और भारतीय रिजर्व के बैंक के पास बैंकों की जमाएं। यानी चौथा दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाएं। यानी जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपनी जो शेष जो राशि है, जो बचत है, उसको रिजर्व बैंक में जमा करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च शक्ति मुद्रा चार चीज़ों का योग हुई: जनता के पास करेंसी, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, बैंकों के पास नगद कोष और भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाएं। इन चारों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? उच्च शक्ति मुद्रा। ठीक है, अब 1991-92 में भारत में जनता के पास करेंसी का भाग था 61.5%। सन 1991-92 में भारत में रिजर्व मुद्रा का जनता के पास करेंसी का भाग था 61.5 और बैंकों की जमा राशि थी 35%। अब इससे आगे भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत। अब तक हमने पढ़ा उच्च शक्ति या रिजर्व मुद्रा का अर्थ क्या होता है, इसके अंग कौन कौन से होते हैं। अब उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत है। उच्च शक्ति मुद्रा के जो प्रमुख स्रोत है उसको 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को शुद्ध उधार, मानी रिजर्व बैंक केंद्र सरकार इनको उधार देती है। उसके अलावा रिजर्व बैंक को द्वारा व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों को उधार, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को भी उधार देती है और सहकारी बैंकों को भी उधार देती है। रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को उधार और रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को उधार, जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के शेयर अथवा बॉन्डों में निवेश, वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण देने के लिए आंतरिक बिलों को खरीद पर व्यय। मानी रिजर्व बैंक व्यापारिक क्षेत्र को उधार देने के कई तरीके अपनाती है। उसमें जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके शेयर या बॉन्डों को खरीदती है। उसके अलावा वित्तीय संस्था को ऋण देने के लिए उसके जो आंतरिक बिल है उनको भी रिजर्व बैंक खरीदता है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक की विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियाँ, मानी जो विशुद्ध विदेशी परिसंपत्ति है उसको भी हम उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है सरकार की जनता के प्रति करेंसी देयता, मानी ये 1 से 6 जो है इसको तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो रिजर्व मुद्रा के जो 6 स्रोत हैं इनको तो जोड़ेंगे और ये 7वां को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इनको जोड़कर 7वां को माइनस कर देंगे। 7वां में क्या है, रिजर्व बैंक की विशुद्ध गैर मौद्रिक देयता, जिसमें रिजर्व बैंक की पूंजी प्लस रिजर्व बैंक कोष प्लस राष्ट्रीय कोषों में रिजर्व बैंक के हस्तांतरण की राशियाँ प्लस जनता की अनिवार्य जमा राशियाँ का समावेश होता है। इन चीज़ों को हम 1 से 6 जो स्रोत है उसमें से हम घटा देते हैं। अर्थात यहाँ पर जब हम 1 से 6 में को जोड़ेंगे और 7वीं को घटा देंगे तो इससे जो हमको उच्च शक्ति जो मुद्रा प्राप्त होगी वो लगभग 80 से 95% भाग होगा। अब है मुद्रा गुणक। कई बार मुद्रा गुणक पे भी प्रश्न आ जाता है, 2 नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर में आ सकता है कि मुद्रा गुणक से क्या तात्पर्य है, मनी मल्टीपर। इसके अलावा टिप्पणी भी आ सकती है 10 नंबर की, मुद्रा गुणक। तो आपको यदि 10 नंबर की टिप्पणी आएगी तो उसमें मुद्रा गुणक का अर्थ भी लिखना है और नीचे हम जो अध्ययन करेंगे वो चीज़ें भी आपको लिखनी है। और यदि 2 नंबर का प्रश्न आता है कि मुद्रा गुणक का क्या अभिप्राय है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि मुद्रा गुणक मुद्रा की पूर्ति तथा उच्च शक्ति मुद्रा का अनुपात होता है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति तथा उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात को मुद्रा गुणक कहते हैं। जैसे सूत्र दे रखा आपके M = M/H, यहाँ पर M स्मॉल ये बता रहा है मुद्रा गुणक को या गुणांक को, और M जो
बड़ा कैपिटल एम है, ये बता रहा है आपके मुद्रा की पूर्ति को, और जो एच है ये बता रहा है उच्च शक्ति मुद्रा को। तो 2 नंबर का यदि प्रश्न आ जाए कि मुद्रा गुणांक किसे कहते हैं, तो उसको हम लिखना है कि मुद्रा की पूर्ति तथा उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात को मुद्रा गुणांक कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो एम है, हमने पीछे पढ़ा कि मुद्रा की पूर्ति 2 चीज़ों का योग होता है, एक जनता के पास करेंसी सी और दूसरा व्यापारिक बैंकों की जमाएं। मानी एम होता है आपके सी प्लस डी, सी प्लस डी। यहाँ पर सी जो है ये जनता के पास करेंसी है और डी है बैंकों के पास जमाएं। ठीक है। और एच में हम एच जो उस शक्ति मुद्रा है, इसमें हम 3 चीज़ें शामिल करते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि जनता के पास करेंसी सी, उसके अलावा आवश्यक रिजर्व अनुपात आर और अतिरिक्त रिजर्व अनुपात आर। तो एच होता है एच इज इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ई आर। अब ये जो समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 1 में जो सूत्र है एम अपॉन एच, इसमें हम एम और एच का मान रखेंगे, अर्थात समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो हमारा समीकरण एम एच इज इक्वल टू एम का मान रखा तो डी प्लस सी आ गया, और एच का मान रखा तो सी प्लस आर प्लस ई आर आ गया। ठीक है। तो ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। अब इस चौथे समीकरण को हम यदि डी से विभाजित करेंगे, इसको डी से विभाजित कर देंगे इसके दाहिने पक्ष को, तो ये हो जाएगा एम एच इज इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी अपॉन सी। मानी ये जो प्रत्येक जो इसके अंश और हर है, इसको हम डी से विभाजित कर देंगे, तो ये हमको ये छठा समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी से तो डी ये कट जाएगा और हमारे पास ये 1 बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस सी डी अपॉन सी डी प्लस आर अपॉन डी प्लस ई आर अपॉन डी। ठीक है। अब यहाँ पर डी किसको बताता है, डी बताता है ये जमाओं को। ठीक है। तो सी डी का मतलब है कि जनता के पास कुल जमाओं अनुपात का कितना अंश होता है। इसको हम आगे देखते हैं कि चूंकि आवश्यक रिजर्व अनुपात आर स्मॉल आर बैंकों के आवश्यक रिजर्वों का जमाओं से अनुपात है। मानी जो आवश्यक रिजर्व है, आर का मतलब है आवश्यक रिजर्व, ये जमाओं से अनुपात है, अर्थात इसको हम लिखते हैं आर अपॉन डी। तो इसको ये आर भी इसी चीज़ को बताता है। इसके अलावा अतिरिक्त रिजर्व अनुपात है ई आर जो हमको बताता है जमाओं से अतिरिक्त रिजर्व अनुपात। इसी प्रकार सी डी के स्थान पर हम सी आर लिख सकते हैं, अर्थात यदि हम मोटे रूप से पढ़े तो आर अपॉन डी के स्थान पर आर स्मॉल आर लिख सकते हैं, और ई आर अपॉन डी के स्थान पर ई आर स्मॉल आर लिख सकते हैं, और सी डी के स्थान पर हम सी आर लिख सकते हैं। तो हमारा पीछे का जो समीकरण 7 था उसमें इनका मान रखने पर समीकरण 8 इस प्रकार आएगा। मुद्रा गुणांक एम अपॉन एच इज इक्वल टू 1 प्लस सी आर, क्योंकि हमने सी डी की जगह क्या रख दिया सी आर प्लस आर क्योंकि हमने आर अपॉन अपॉन डी की जगह आर स्मॉल आर लिख दिया, प्लस ई आर अपॉन ई डी की जगह लिख दिया ई आर स्मॉल आर। ठीक है। अथवा एम एच का इसका जो गुणक का जो संकेतक होता है स्मॉल में होता है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यदि हमको मुद्रा की पूर्ति ज्ञात करनी है तो मुद्रा की पूर्ति ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 1 अपॉन सी आर अपॉन सी आर प्लस ई आर। मानी एच उठकर यहाँ इससे मल्टीपल हो जाएगा, और एच के मानी उस शक्ति मुद्रा ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा। तो एम इजकल टू स्मॉल एम को हम एच से गुणा कर देंगे, क्योंकि एम का मान ये है। ठीक है। ये एम के मान को बता रहा है। ठीक है। अब ये स्मॉल एम को यदि हम एच से गुणा कर देंगे तो हमको मुद्रा की पूर्ति प्राप्त हो गया। अब मुद्रा के गुणांक को हम इसको संक्षेप में इसका सूत्र हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एम बराबर 1 प्लस एस अपॉन आर प्लस एस।
यहाँ पर एस किसको बता रहा है, सी आर को। सी आर बराबर क्या होता है, एस होता है। ठीक है, इसको हम मुद्रा गुणांक का जो संक्षेप में इसका सूत्र ये भी हम लिख सकते हैं, मानी 1 + s अपॉन r + s। मानी इसमें हमें जो हमारा ये सूत्र है ये, इसमें सी आर को क्या मान लिया, एस, और ये जो आर आर प्लस ई आर को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो इसको छोटे रूप में 1 + s अपॉन r + s होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक उदाहरण दे रखा है, ऐसा प्रश्न आ जाए, यदि बैंक जमाओं के पीछे औसत कानूनी रिजर्व अनुपात 25% हो तथा करेंसी मांग जमाओं का अनुपात 50% हो तो मुद्रा गुणांक ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में हम इस सूत्र को काम में लेंगे, यानी m = 1 + s अपॉन r + s। यहाँ पर हमारा s का मान कितना है, s का मान 0.50 है और r का मान है 0.25, मानी 25% को यदि हम प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा, इसलिए 0.25 आ जाएगा, और यहाँ 50% का 0.5 आ जाएगा। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसी प्रकार निक्षेप या जमा गुणांक का सूत्र होता है, मानी निक्षेप या जमा गुणांक का सूत्र होता है 1 अपॉन r + s।